छात्र छात्राओं, आप लोग के बीच बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है कि सबसे ज़्यादा, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जो रोज़गार देने वाली संस्था है वो रेलवे है। और भारत सरकार ने हाल ही में जो बहुत सारे परीक्षाएं जो रुकी हुई थी उसके लिए समय धीरे धीरे जो है प्रकाशित कर रही है कि कब एग्ज़ाम ली जाएगी। तो आरआरबी एनटीपीसी जो रोज़गार के लिए एक बहुत बड़ी माध्यम है, इसके लिए आपको यूनिक न्यू भारतीय पब्लिकेशन द्वारा एक बेहतर सफलता के मार्गदर्शन के लिए प्रयास की जा रही है, जिस प्रयास में उन्होंने यह डिसीजन लिया है कि हम एनटीपीसी के लिए टीचरों से साइंस, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग जो भी आपके विषय है, जीएस, इनके लिए हम टीचरों से डिस्कस कराएंगे। और इसी प्रयास में हमें आपके सामने उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। मैं एनटीपीसी का जीएस पार्ट का, जीएस जीके पार्ट का डिस्कशन कराने के लिए आया हूं। और हमें विश्वास है कि आपको आगामी जो परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी द्वारा अथवा अन्य परीक्षाएं जो आयोजित होगी या होने वाली है उसमें आपको सफलता में सहयोग मिलेगी। तो मैं प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, आज इसी क्रम में जो एनटीपीसी का पहला वॉल्यूम का पहला सेट है उसके जीएस जीके जीएस के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं आपको जीके जीएस का डिस्कशन कराऊंगा। इसके अतिरिक्त जो मैथ और रीजनिंग है इसको मुकेश सर और सुकेश सर द्वारा क्रमशः कराया जाएगा। और आप लोग इस वीडियो को देखकर विश्वास, पूरी आस्था के साथ देखें, भविष्य में आपको इसका लाभ मिलेगा। परीक्षा हॉल में हम लोग याद आएंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर, जीएस का क्वेश्चन नंबर है 61। इसमें बताया जा रहा है कि किसी देश के बाजार की खामियां में दिखाई देती है। क्या क्या खामियां दिखाई देती है? बाजार का अर्थ होता है जहां एक से अधिक क्रेता और विक्रेता हो, जहां खरीदने वाले और बेचने वाले की प्रतियोगिता हो, ऐसी स्थिति को हम बाजार कहते हैं। संतुलित बाजार के लिए क्रेता और विक्रेता को अधिक मात्रा में होना प्रथम शर्त है। यहाँ प्रश्न है किसी देश की बाजार में खामियां क्या है? तो कीमत की कठोरता। बाजार तो मार्केट हर कोई जाता है, लेकिन वहाँ कीमत अधिक होने के कारण, उस व्यक्ति की क्रय शक्ति कम होने के कारण वह अधिक वस्तु खरीदना चाहता है लेकिन उससे कम अनुपात में वस्तुएं खरीदती है। तो बाजार की एक खामियां ये सही है। कारकों की बाध्यता। विभिन्न कारकों का, विभिन्न फैक्टर ऐसे होते हैं जो हमको खरीदने से रोकता है, क्योंकि हमारी आय सीमित होती है और हमारी मांग जो होती है वो विविधतापूर्ण होती है। इस स्थिति में भी हम विभिन्न वस्तु को खरीदने से अब रुकते हैं। विशेषज्ञता की कमी। हम देखते हैं कि बाजार में विशेषज्ञ किस प्रकार की बाजार लगाया जाए, किस प्रकार की प्रोडक्शन किया जाए, किस प्रकार की आपूर्ति किया जाए जो क्रेता, खरीदने वाले अधिक से अधिक खरीदे, इसकी भी कमी होती है। बाजार विशेषज्ञों की भी कमी दिखाई देती है। तो दिए गए विकल्प में सभी सही होगी। आदर्श बाजार के लिए जहां क्रेता और विक्रेता भारी मात्रा में उपलब्ध हो, क्रेता के पास भी पूंजी एक सीमा में हो और विक्रेता के पास भी वस्तुएं की उपलब्धि एक सीमा में हो। यदि क्रेता के पास अधिक रुपया हो और विक्रेता के पास यदि कम सामान हो, इस स्थिति में भी कीमत बढ़ जाएगी। तो मांग और वस्तु के बीच जो है संतुलन बनाने के लिए निश्चित रूप से मांग और आपूर्ति के बीच जो है परस्पर संतुलन होना चाहिए। एक आदर्श बाजार के लिए क्रेता और विक्रेता के बीच संतुलित होना चाहिए। अधिक मात्रा में वस्तु उपलब्ध होने से वस्तु का मूल्य घट जाएगा, कम मात्रा में वस्तु उपलब्ध होने से वस्तु की कीमत बढ़ जाएगा। इस स्थिति में संतुलन होना चाहिए। 62 प्रश्न है सेबी। ये सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया किससे संबंधित है? तो यह किस प्रकार की संस्था है? तो यह संवैधानिक निकाय है। जैसा कि हम जानते हैं कि 30 जनवरी
30 जनवरी 1992 को इसे स्टेटरी दर्ज यूनिट बना दिया गया। इसे संवैधानिक एक संस्था के रूप में अधिकार दे दिया गया। सेबी की स्थापना जो है ये 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को हुआ। सेबी का मुख्यालय बॉम्बे में है। सेबी शेयर बाजार का सर्वोच्च संस्था है। सेबी का अभी अध्यक्ष जो है अजय त्यागी है। सेबी का अध्यक्ष अजय त्यागी है। सेबी भारत में शेयर बाजार का सर्वोच्च संस्थान है। 63 प्रश्न है, निम्नलिखित में किस सदी के बाद से दक्षिण भारत में भूमि दान देने की प्रथा खूब प्रचलित हो गई? तो 8वीं शताब्दी। भूमि दान देने की प्रथा 8वीं शताब्दी से शुरू हुई। भारत में भूमि दान सर्वप्रथम सातवाहन काल से शुरू हुआ। प्रथम सदी ईस्वी सन में भारत में सर्वप्रथम भूमि देने की शुरुआत कब से हुई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपसे बार बार पूछी जाती है। तो भारत में भूमि दान सर्वप्रथम किस वंश के द्वारा दिया गया? किस वंश के शासकों द्वारा दिया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? सातवाहन वंश। भूमि सर्वप्रथम कब भारत में भूमि दान देने की शुरुआत हुई? तो इसका आंसर होगा प्रथम शताब्दी ईस्वी सन। प्रथम शताब्दी ईस्वी सन में सातवाहन काल में भारत में भूमि दान की प्रथा शुरू हुई। प्रारंभ में विद्वानों को, कवियों को ये भूमि दान दिया गया। धीरे धीरे भूमि दान जो है उच्च अधिकारियों को भी दी जाने लगी। आगे चलकर भूमि दान देने की प्रथा बहुत प्रबल हो गई। और जैसा कि हम जानते हैं कि गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो, भूमि दान देना एक परंपरा सी बन गए। यहाँ तक कि भूमि के साथ उस क्षेत्र के सभी संपदा और यहाँ तक कि उस क्षेत्र के रहने वाले मानव को भी उस आदमी को समर्पित कर दिया जाता था। यानी उस क्षेत्र के आदमी से भी, व्यक्ति से भी वे काम करा सकते थे। तो यह भूमि दान देने की प्रथा का बड़ी ही कुप्रभाव पड़ा। इससे शोषण की भारी वृद्धि हुई। दूसरे शब्द में प्रशासनिक शिथिलता आई, राजस्व में कमी आई और यही धीरे धीरे जमींदार रूप में सामंतवादी प्रथा शुरू हो गई, जिसके कारण भारत हर्षवर्धन के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई। और यही कारण था कि भारत में चंद हजार या चंद हजारों में, यानी कुछ हजारों में आने वाले विदेशी भी भारत को रौंद के चले जाते थे, क्योंकि भारत में केंद्रीकृत शासन नहीं रही। तो सामंतवाद की प्रवृत्ति भूमि दान देने से शुरू हुई। एक बहुत बड़ी कमी मानी जाएगी भूमि दान देने से। बहुत बड़ी समस्या भारत में आई। भारत में विदेशी शासन प्रारंभ हुआ, मुसलमान का शासन प्रारंभ हुआ। 64 प्रश्न है, सूरदास ने अपने रचना में किस भाषा का प्रयोग किया? तो सूरदास मुख्यतः ब्रज भाषा का प्रयोग किया। सूरदास मुख्यतः किस भाषा में लिखे? ब्रज भाषा में लिखे। सूरदास द्वारा लिखी गई पुस्तकों में सूरसागर, सूरलहरी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक में है। सूरसागर पुस्तक में भ्रमर गीत सूरदास के कवित्व का एक बहुत ही बेहतरीन नमूना और वहाँ राधा कृष्ण, गोपी और कृष्ण के बीच संवाद को दिखाया गया है। और उस भ्रमर गीत के द्वारा यह सूरदास प्रमाणित करना चाहते हैं कि भक्ति मार्ग जीवन का सर्वोच्च साधन है। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग मोक्ष प्राप्त करने की भारत में 3 अवधारणा विकसित की गई है, जिसमें भक्ति मार्ग को सर्वोच्च बताया गया है। और सूरसागर के भ्रमर गीत में राधा गोपी और कृष्ण के बीच जो प्रेम संबंध है उसके द्वारा यह प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है। सूरदास ब्रज भाषा में लिखे। सूरदास ने बाल लीला पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित किया। भारत में कोई भी ऐसा कवि नहीं है जो सूरदास के दूर दूर तक बाल लीला के बारे में सामना कर सके। इन्होंने बाल लीला को, वत्सलम धर्म को एक रस के रूप में विकसित करने में सफलता पाई। तो सूरदास जो अंधे आंखों से बाल लीला के बारे में जो लिख दिया, कोई खुली हुई आंखों से लिखने का भी प्रयास नहीं कर पाया।
65 प्रश्न है, एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी कहलाती है। तो हम देखेंगे एक ग्रह की सूर्य से अधिकतम दूरी कहलाती है अपसोर। अपसोर एप्रिलियन, उपसोर। अधिकतम दूरी अपसोर कहलाएगा और न्यूनतम दूरी, ये अधिकतम दूरी कहलाएगा। ये अधिकतम दूरी सूर्य का जिस तरह पृथ्वी के संदर्भ में लिया जाए तो पृथ्वी के संदर्भ में अधिकतम दूरी जो होती है वह 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी में होती है। उस समय 9.45 करोड़ मील दूरी पर होते हैं और पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है 3 जनवरी को होती है, जिस समय इनकी दूरी होती है 9.15 करोड़ मील। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी 9.45 करोड़ मील, न्यूनतम दूरी 9.15 करोड़ मील होता है। साधारणतः इनकी दूरी जो है, औसत दूरी जो एक औसत दूरी है वह 14.96 करोड़ किलोमीटर होता है। हम ये बताए जाएंगे कि अपोजी वह अवस्था है जब चंद्रमा से पृथ्वी की अधिकतम दूरी होती है। तो चंद्रमा से पृथ्वी की अधिकतम दूरी जो है 4,05,000 किलोमीटर की होती है और न्यूनतम दूरी जो होती है वह जो पेरिजी जो है न्यूनतम दूरी को कहते हैं। चंद्रमा जो सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होते हैं उस समय लगभग 3,70,000 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी जो है वह 3,84,400 किलोमीटर है और पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है 14.16 किलोमीटर है। तो इस स्थिति में अपोजी चंद्रमा का अधिकतम दूरी पृथ्वी से, पेरिजी चंद्रमा का न्यूनतम दूरी पृथ्वी से, अपसोर पृथ्वी का अधिकतम दूरी सूर्य से, अपसोर पृथ्वी का न्यूनतम दूरी सूर्य से। ये इस कंडीशन को ये दिया गया नाम है। 66 है, निम्नलिखित में से किस राशि से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा जो है ये विषुवत रेखा के उत्तरी अक्षांश में, कर्क रेखा जो है ये उत्तरी अक्षांश में 23.1/2 डिग्री पर जो रेखा है इसे कर्क रेखा कहते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, और इसी के विपरीत यदि हम दक्षिणी गोलार्ध में चले जाए तो 23.5 डिग्री पर जो है वह मकर रेखा है। हम कर्क रेखा से गुजरने वाले भारत के राज्य में हम देखेंगे कि इन राज्यों को यदि हम देखें तो इनमें से कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा पर नहीं आता है, तो ओडिशा होगा। हम देखते हैं कि कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य गुजरते हैं, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा। तो स्पष्ट है कि ओडिशा इसमें शामिल नहीं होता है, तो कर्क रेखा से ओडिशा नहीं गुजरता है। 67 प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम। तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम जो है वह सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध नाम जो है यह
बाद में जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ तो उन्हें बुद्धि प्राप्त हो गया, तो ये बुद्ध कहलाए। और इनका गोत्र जो था वह गौतमी गोत्र से संबंधित हैं, तो गौतमी गोत्र से संबंधित होने के कारण वे गौतम कहलाए और उन्हें बुद्धि प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, संबोधि प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार ये गौतम बुद्ध कहलाए। तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था। सिद्धार्थ के पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, पालन पोषण करने वाली माता का नाम प्रजापति गौतमी, चचेरे भाई का नाम देवव्रत, पत्नी की नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल, घोड़ा का नाम जो अपने गृह त्याग में साथ गया छोड़ने गया था वह कथक, सारथी का नाम चन्ना, सबसे प्रिय शिष्य आनंद। अड़सठ प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यायवी तथा अव्यायवी श्वसन के बीच कौन सा अंतर सही नहीं है। तो व्यायवी का अर्थ हुआ आक्सी श्वसन और अव्यायवी का अर्थ हुआ अनाक्सी श्वसन, माने जो ऑक्सीजन के उपस्थित में हो और जो ऑक्सीजन की उपस्थित में हो। इस प्रकार में यहाँ हमको देखना है कि निम्नलिखित में कौन सा सही है अथवा गलत है। तो हम इसका पहला देखेंगे कि व्यायवी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अव्यायवी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यह सेंटेंस सही है, यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा है व्यायवी श्वसन में पारुलेट इथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड में खंडित होता है और अव्यायवी श्वसन में प्यूरेट कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में खंडित होता है। तो ये सेंटेंस जो है स्पष्ट नहीं कर पाता है, ये सेंटेंस गलत यहाँ साबित करता है। तीसरा है व्यायवी श्वसन में अधिक ऊर्जा मोचित होती है, अव्यायवी श्वसन में कम ऊर्जा मोचित होती है, यह भी सही है। चौथा है कि व्यायवी श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और अव्यायवी श्वसन ईस्ट में होता है, यह भी सही है। तो इसका बी आंसर नहीं होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सी श्वसन यानी व्यायवी श्वसन जब होता है तो प्यूरुलेट जो है, प्यूरुलेट इथॉन जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड में खंडित नहीं होता है। जबकि दूसरा यहाँ हम बताएंगे कि ऊर्जा जब होता है तो अव्यायवी श्वसन में 1 ग्राम ग्लूकोज को जब हम खंडित करते हैं तो मात्र 2 ATP बनता है। जबकि हम यदि इतने ही 1 ग्राम ग्लूकोज को खंडित करेंगे व्यायवी श्वसन में तो वहाँ जो है 36 + 2 38 ATP बनता है, यानी ऊर्जा की मात्रा इससे कई गुना बनता है। दूसरा व्यायवी श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो निसंदेह ऊर्जा की मात्रा इसमें अधिक होती है, इसमें कम होती है। और प्यूरुवेट इथेन जो होता है वह अधिक जो है विखंडित होती है और ग्लूकोज से 36 ATP + 2 ATP उसके पास रिजर्व होता है। इस प्रकार 38 जो है ATP प्राप्त होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना प्रकाश संश्लेषण क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और इस क्रिया के द्वारा हम लोग को जीवनदायी गैस ऑक्सीजन प्राप्त होती है। 69 है निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार साहित्यिक काम के लिए दिया जाता है। तो व्यास सम्मान यहाँ जो दिया गया है 4 सम्मान में व्यास सम्मान 1991 से के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 से दिया जाता है। और व्यास सम्मान को भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद साहित्य क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। व्यास पुरस्कार 2019 में नासिर शर्मा को
2019 में बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, 2019 में नासिर शर्मा को व्यास सम्मान दिया गया है। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार, जैसा कि आप जानते हैं कि खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, उपलब्धि के लिए दिया जाता है। अशोक चक्र, यहाँ एक बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में जो सैनिक या असैनिक संबंधित ये पुरस्कार वीरता से रिलेटेड है। भारत में शांतिकालीन सबसे बड़े वीरता का पुरस्कार अशोक चक्र है। अशोक चक्र शांति काल में सैन्य असैन्य किसी को भी दिया जा सकता है, लेकिन युद्धकालीन सबसे बड़ा वीरता का पुरस्कार भारत में, युद्धकालीन वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत में परमवीर चक्र है। शांतिकालीन भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार वीरता के लिए क्या है? अशोक चक्र है। युद्धकालीन भारत में सबसे बड़ा वीरता का पुरस्कार क्या है? परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र और अशोक चक्र में दो अंतर महत्वपूर्ण है कि अशोक चक्र सेना को भी दिया जा सकता है और सिविलियन को भी दिया जा सकता है, और लेकिन वह शांति काल में होगी, दूसरा अंतर। जबकि परमवीर चक्र कभी भी दिया जाएगा तो वह सेना को ही दिया जाएगा, और वह उस कंडीशन में दिया जाएगा जिस कंडीशन में युद्ध में उसने बेहतरीन उपलब्धि हासिल किया हो। गीता चोपड़ा पुरस्कार भी वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है 1987 से। ये भारत सरकार के द्वारा वीरता के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जो बेहतर, यदि कोई बहुत बड़ा साहसिक कार्य किया हो जिससे भारत में कुछ बहुत सारे आदमी की जान बचा हो, या हताहत या आपदा में भारी कमी आई हो, या उससे रोकने में ये बहुत बड़ी काम किया हो, इस स्थिति में गीता चोपड़ा पुरस्कार दिया जाता है। 70 है, अधिकारिता तौर पर श्रीलंका का पारंपरिक नाम क्या है? तो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऑफ श्रीलंका। 1948 में श्रीलंका को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ और फिर ये नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऑफ श्रीलंका दिया गया। श्रीलंका को कई नाम से जानते हैं, जैसे कि भारत में पौराणिक कथा रामायण में हम श्रीलंका को लंका के नाम से जानते हैं। श्रीलंका को भारत के प्राचीन काल में तम्रपानी शब्द जो है, ये श्रीलंका के लिए भारत के प्राचीन काल में, यानी अशोक के शिलालेख वगैरह सब में जो है हम तम्रपानी श्रीलंका के लिए सिंघल चूंकि वहाँ के सिंहली जो है भाषा है, इसलिए वहाँ सिंघल क्षेत्र भी श्रीलंका के संदर्भ में कहा जाता है। और साधारणतः हम लोग श्रीलंका कहते हैं, लेकिन श्रीलंका का वास्तविक जो उनका औपचारिक फॉर्मली नाम है, सरकारी नाम है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका जो 1948 में स्वतंत्र हुआ तो उनका ये दिया गया नाम है। 71 है, निम्नलिखित में मानव निर्मित रेशा है। देखिए, मानव निर्मित रेशा जब शब्द आता है तो इस रेशा के अर्थ में दो तरह का रेशा हो जाता है, एक कृत्रिम रेशा और एक प्राकृतिक द्वारा बनाया गया रेशा। तो कृत्रिम द्वारा बनाया गया पहला रेशा जो है नायलॉन है। ये नायलॉन जो है लंदन और न्यूयॉर्क के दो शब्द से जुड़ा हुआ है। ये कृत्रिम वस्तुओं से बनाया गया पहला रेशा नायलॉन होगा। और जब हम प्राकृतिक वस्तु से, यानी प्राकृतिक रॉ मटेरियल जो होता है, प्राकृतिक यानी सेल्यूलोज, जब हम सेल्यूलोज से किसी वस्तु को बनाए हैं तो मानव द्वारा इस तरह से प्राकृतिक वस्तु से बनाया गया पहला रेशा क्या कहलाएगा? रेयान कहलाएगा। ये मानव द्वारा निर्मित पहला प्राकृतिक से है, और इन नायलॉन जो है ये कृत्रिम से है। 72 प्रश्न है, सोडियम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सोडियम ऑक्सीजन तथा जल से तीव्र अभिक्रिया करता है। सोडियम एक सक्रिय देश है, ये कथन सही है। जब सोडियम जल और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करता है तो बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होता है, यह कथन भी सही है। इसे मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है, यह भी कथन सही है। डी है, यह एक अधातु है, यह गलत है क्योंकि सोडियम एक धातु है। जैसा कि हम जानते हैं कि सोडियम बहुत ही क्रियाशील धातु है, यदि उसे नहीं सुरक्षित रूप में रखा जाए तो वह अभिक्रिया करके ऑक्साइड, हाइड्राइड आदि में बदल जाता है। इस स्थिति में हम देखेंगे कि सोडियम को मिट्टी के तेल में ही रखा जाता है।
विशेष रूप से मिट्टी के तेल में रखा जाता है, उसे पानी में क्यों नहीं रखा जा सकता है? क्योंकि हाइड्राइड उसमें रहने से फिर वह अभिक्रिया करके वह अपना रूप बदल लेता है। सोडियम बहुत ही मुलायम धातु है, इसे हम चाकू से भी काट सकते हैं और इन्हें विभिन्न उपयोग में भी लाया जा सकता है। सबसे अधिक अक्रियाशील धातु जो है वह सोना है और सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है वह पोटेशियम है। यह पोटेशियम सबसे क्रियाशील धातु है। तो सोडियम एक धातु है, अधातु नहीं है, तो यह आंसर इसका डी नहीं होगा। 73 है, भारत में एक संवैधानिक निकाय है। तो हम देखेंगे केंद्रीय सूचना आयोग। यह केंद्रीय सूचना आयोग एक वैधानिक आयोग है, संवैधानिक आयोग नहीं है। लोकपाल और लोकायुक्त भी एक वैधानिक जो है संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद भी एक वैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था और वैधानिक संस्था में कुछ मूलभूत अंतर है। कॉन्स्टिट्यूशन में जिस चीज़ का चर्चा हो, संविधान में जिसका उल्लेख हो, वह संवैधानिक संस्था हो, और वह संस्था जो संविधान में तो उल्लेख नहीं है लेकिन भारत के संसद द्वारा यदि उसे कानून बना दिया गया है तो ऐसे संस्था को ही हम स्टेटरी संस्था कहते हैं, उसे हम वैधानिक संस्था कहते हैं, कानूनी संस्था कहते हैं, कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त संस्था कहते हैं। तो चुनाव आयोग जिसका उल्लेख हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 324 से 329 ए में जो है चुनाव आयोग का चर्चा है। इसके अतिरिक्त इन सब में किन्हीं का चर्चा जो है हम देखेंगे कि संविधान में नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद जिसकी स्थापना जो है 6 अगस्त 1952 को किया गया, ये 6 अगस्त 1952 को किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है। जैसा कि हम जानते हैं कि योजना आयोग या भारत में आर्थिक नीति को अंतिम रूप से एनडीसी द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है, जिसका अध्यक्ष जो होते हैं वह भारत के पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। लोकपाल लोकायुक्त की अवधारणा 1968 में पहली बार संसद में लोकपाल विधेयक लाया गया था, लेकिन यह बन नहीं पाया था। वर्तमान में भारत में पहली बार लोकपाल बनाया गया है। पिनाक चंद्र घोष को भारत का पहला लोकपाल बनाया गया है। 74 प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान के भाग 9 को जोड़ा गया? हम बताना चाहेंगे कि 74वें संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा जो है भाग 9 में क जोड़कर नगर पालिका लाया गया और इसके द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नगर पालिका के 4 स्टेज बनाए गए, 4 स्तर दिया गया और संविधान में 11वीं अनुसूची भाग 9 क जोड़ा गया और उसके साथ 11वीं अनुसूचियां भी जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जो है, 12वीं अनुसूची, ये 12वीं अनुसूची द्वारा जो है ये नगर पालिका को दिया गया। 11वीं अनुसूची जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। यहाँ इस अर्थ समझे इस तरह कि 22-23 दिसंबर 1992 को क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा में 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया गया। 73वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और 74वां संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची के साथ भाग 9 में क जोड़कर नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 12वीं अनुसूची में 18 विषय है। 12वीं अनुसूची में 18 विषय है जिस पर नगरपालिका कानून बना सकती है। नगरपालिका के 4 स्तर बांटी गई। सबसे ऊपर नगर निगम, दूसरा नगर पालिका, तीसरा नगर पंचायत और तीसरा नगर परिषद और चौथा नगर पंचायत।
नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम। जैसा कि हम पटना नगर निगम की बात करें तो ये 1952 से चल रहा है। भारत में सबसे पुराना नगर निगम जो है मद्रास नगर निगम है, जो 1687, ध्यान देंगे 1687 से नगर पालिका चल रही है मद्रास में। भारत का सबसे बड़ा अभी नगर पालिका जो है वह बॉम्बे है। मुंबई महानगर पालिका सबसे बड़ा है। तो इस 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज और नगर पालिका को संवैधानिक अधिकार दिया गया, जिसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अब ये संवैधानिक रूप से हो गया। जिसका एक उदाहरण मान ले कि यदि कोई पंचायती राज या नगर पालिका से संबंधित जगह खाली है तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना जरूरी है। 5 साल पर चुनाव कराना है तो अधिकतर 6 महीना ही हम लेट कर सकते हैं। पहले पंचायती राज वर्षों के वर्षों चुनाव नहीं हो पाती थी। 75 प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण स्वपेशी जीवों के लिए निम्नलिखित में कौन सी आवश्यकता को पूरा करती है? तो हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा कार्बन की हमें जो है पूरा करती है, ऊर्जा भी पूरा करती है, लेकिन जल का पूरा नहीं होता है। पहला बात तो हमें ये समझना है प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो सूर्य के प्रकाश से जो हरे पत्तियां, पौधे प्रायः पौधे जो हरे पत्तियां भोजन बनाती है और उसके द्वारा वह CO2 को प्राप्त करती है, ऑब्जर्व करती है, अवशोषण करती है और O2 को यानी कि ऑक्सीजन को मुक्त करती है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जो हमें सूर्य का प्रकाश नहीं, कभी कभी प्रश्न आएगा प्रकाश, तो प्रकाश आंसर नहीं होगा, सूर्य का प्रकाश यदि हम लाइट का प्रकाश दे उससे भोजन नहीं बनेगा, तो सूर्य का प्रकाश का होना जरूरी है पहला। दूसरा जल का होना जरूरी है। तीसरा इसके लिए क्लोरोफिल होना जरूरी है। क्लोरोफिल में कहने का अर्थ है कि यदि पौधा उजला पत्ती हो तो उससे भोजन नहीं बनाएगा। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, जहां से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक एक्टिवेट होती है। और सूर्य के प्रकाश के 3 रंग को ही क्लोरोफिल जो है ऑब्जर्व करती है, वह है हरा, लाल और बैंगनी। लाल रंग को सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व क्लोरोफिल करती है। और इस प्रकार जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पर्यावरण के लिए कहते हैं पौधे रोपो, वन रोपो। इसका कारण है कि वन रोपेंगे तो CO2 गैस में कमी आएगी, ऑक्सीजन में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो मानव जीवन के लिए प्राणदायी गैस ऑक्सीजन को उत्पादन करने का स्रोत है। 76 है, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी ने कांग्रेस ने भूस्वामी को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो इसका आंसर होगा कार्यकारिणी कमेटी 1937 में कार्यकारिणी समिति, जैसा कि हम जानते हैं कि 1935 के एक्ट के अधीन 1937 में चुनाव हुआ। उसमें राज्यों में जो है कांग्रेसी सरकार या अन्य लोकप्रिय सरकार, अन्य पार्टियों का भी लोकप्रिय सरकार बनाई गई। और यही वह समय है जब भारत में किसान आंदोलन अपने चरम स्थिति में थी। तो इस स्थिति में हम देखेंगे कि निस्संदेह रूप से भारत में किसानों के द्वारा जो मांग की गई थी, जिस मांग में एक बहुत बड़ी मांग थी कि जमींदारी उन्मूलन। जैसा कि हम जानते हैं कि अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की पहली बैठक लखनऊ में आयोजित हुई स्वामी शाहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में, और जिसमें जमींदारी उन्मूलन भी एक बहुत बड़ी किसानों की मांग थी। 77 है, छोटा नागपुर जनजाति का विद्रोह कब हुआ? तो छोटा नागपुर जनजाति का विद्रोह आपका नेरेस्ट जो प्रश्न है उसका आंसर 1820 होगा। हालांकि हम जानते हैं कि छोटा नागपुर का जो आंदोलन है वह 1820-22 में तो सक्रिय रहा, लेकिन यह 1830 के दशक तक भी चला। कहने का अर्थ है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में हो और मुंडा जनजाति ने विद्रोह किया शोषण के विरुद्ध। और उसी स्थिति में यह विद्रोह तो थोड़ा लंबा चला। 2022 में यह आंदोलन बहुत ही सक्रिय था। इस आंदोलन में जगबंधु महत्वपूर्ण नेता के रूप में, लीडर के रूप में उभरे थे। यह दिक्कुओं के विरुद्ध, दिक्कू शब्द याद रखना है, दिक्कू शब्द एक बड़ी ही महत्वपूर्ण शब्द है इतिहास में, मॉडर्न भारत में।
दिक्कू किसे कहा जाता है? तो ये जनजातियों द्वारा दिक्कू दिया गया नाम है ऐसे व्यक्ति का जो जनजाति क्षेत्र में जाकर नागासाकी और हिरोशिमा और एवं नागासाकी 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया जापान पर। तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत से हम परमाणु ऊर्जा भी प्राप्त करेंगे और परमाणु बम भी तैयार करते हैं। परमाणु बम के जनक ओटहन, और परमाणु बम सर्वप्रथम बनाया वह था ओपनहीमर, रॉबर्ट ओपेनहीमर सर्वप्रथम परमाणु बम बनाया। ध्यान रखिएगा, परमाणु सिद्धांत जॉर्ज डाल्टन, परमाणु विखंडन का सिद्धांत ओटहन ने दिया। यानी परमाणु बम का जनक कौन है तो उसका नाम देना है ओटहन को, लेकिन परमाणु बम किसने बनाया तो आंसर देना है रॉबर्ट ओपेनहीमर को। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर नाइट्रोजन बम और हाइड्रोजन बम जो बनाते हैं वह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर प्रकाश जो सूर्य का है या तारा का जो ताप का आधार है वह क्या है? नाभिकीय संलयन क्रिया। नाभिकीय संलयन क्रिया में आपस में अणुओं को जोड़ा जाता है जिससे शक्ति इकट्ठा होती है, और परमाणु बम से 1000 गुना लगभग जो है ज्यादा शक्तिशाली हाइड्रोजन बम होता है। 100वां प्रश्न आपका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है तो 2CaSO4 4 4 H2O यह जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक बहुत ही उपयोगी पदार्थ है। इस पदार्थ का प्रयोग हम साधारणतः देखते हैं कि जब किसी को पाँव हाथ आदि टूट जाता है तो उसको बैंडेज करने में चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग हम भवन निर्माण में दीवार को चुनेट कर और बेहतर जो है खूबसूरत बनाने में भी करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्ति स्टैच्यू जो बनाया जाता है, मूर्तियां बनाने में भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।